हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। दोस्तों, रीट सीरीज सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, हर रोज़ आपके लिए दोस्तों रीट से संबंधित एक अलग विषय से और उसी विषय का एक अलग टॉपिक लेके आते हैं। दोस्तों आज भी हम जो है आपके लिए विषय होगा हमारा पर्यावरण अध्ययन और टॉपिक है दोस्तों मानव शरीर एवं उसकी देखभाल। दोस्तों ऐसा टॉपिक जो कि बार बार रीट के एग्जाम में पूछा गया है। 2 से 3 नंबर का जो ये है टॉपिक आता है। दोस्तों आज हम आपको वही क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? दोस्तों जो क्वेश्चन है रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में पूछा गया था, तो इससे एग्जाम की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों श्वसनिका में। जो पक्षमाभ उपकला है वो प्राणियों के शरीर में श्वसनिका में मिलते हैं। दोस्तों ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। जो क्वेश्चन है रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका आंसर होगा जाइलम। जाइलम जो है वो एक सरल उत्तक नहीं है। दोस्तों ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। रीट लेवल 1 एग्जाम 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो इसका अवशोषण होता है दोस्तों छोटी आंतरिक दीवार से। जो छोटी होती है दोस्तों, वहाँ पर इसका अवशोषण होता है पाचित भोजन का। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, आपको सबको पता होगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन से जो हैं तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन से कारक शामिल होते हैं? तो आपको सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें शामिल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ये चारों ऑप्शन जो हैं दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 38, 98.6 या 37? तो सबका पता होना चाहिए दोस्तों, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 4 जो दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों।
तो ये दोस्तों यकृत। मनुष्य के शरीर की जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो है दोस्तों यकृत। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ये जो क्वेश्चन है लेवल 1 एग्जाम 2011 में भी पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला, अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या है? अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या है? तो ये है दोस्तों संयोजी उत्तक। अस्थि, उपास्थि, टेंडन व रुधिर जो है दोस्तों एक प्रकार से संयोजी उत्तक है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले पर। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक का नाम क्या है? अस्थि को अस्थि से जब जो जुड़ाव होता है उसका अस्थि का अस्थि से, तो उसको जोड़ने वाले संयोजी उत्तक का नाम हमको बताना है दोस्तों। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो उसका नाम है दोस्तों लिगामेंट। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक का नाम है लिगामेंट। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। पेशी उत्तक का विकास होता है भ्रूण की। तो पेशी उत्तक का विकास होता है दोस्तों भ्रूण की, कहाँ पर होता है? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से या उपरोक्त सभी से। तो जो पेशी उत्तक का विकास होता है दोस्तों वो भ्रूण की मेसोडर्म से होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है क्या कहलाता है? वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो शरीर को आकार प्रदान करता है वो है कंकाल तंत्र। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, जो कंकाल तंत्र होता है हमारा शरीर का, वो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला देखिए। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31 या 33? तो मेरुदंड से निकलती हैं दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि हमारे कान में पाई जाती है दोस्तों, और कान में उस अस्थि का नाम है स्टेपिज अस्थि। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वह है स्टेपिज अस्थि। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए। मनुष्यों की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 8। मनुष्यों की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या दोस्तों 8 होती है। पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है दोस्तों, सबसे छोटी थी स्टेपिज,
और सबसे बड़ी हस्ती पूछा है दोस्तों तो वो होगी जांघ की हस्ती, जिसे फीमर कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि दोस्तों जांघ की अस्थि होती है, जिसे फीमर कहते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि कौन सी है? निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि कौन सी है? टीबिया, फीमर, टार्सल या ह्यूमरस? तो दोस्तों अग्रपाद की अस्थि है ऑप्शन फोर्थ ह्यूमरस। ह्यूमरस इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 12। मानव शरीर में जो है पसलियों के जोड़े होते हैं दोस्तों 12। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पर। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 206, 639, 100 या 312? तो दोस्तों मांसपेशियों की संख्या दोस्तों वो होती है आपकी 639। याद रखिएगा, कई जो है 206 सोच रहे होंगे, लेकिन मांसपेशियों की पूछा है दोस्तों इसमें, न कि हड्डियों की। तो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? जो हमारी लार है होती है दोस्तों मुंह में से निकलती है, उसमें पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों टाइलिन। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। ठीक है, अगला देखिए। मुख में लार द्वारा पाचन किसका होता है? मुख में लार द्वारा पाचन जो है दोस्तों किसका होता है? वसा का, प्रोटीन का, स्टार्च का या विटामिन का? तो मुख में लार द्वारा पाचन होता है दोस्तों स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का? ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, मुख में लार द्वारा पाचन होगा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अगला देखिए। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का जो निर्माण है दोस्तों कहाँ पर होता है? तो दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसका आंसर चौथा नहीं है, पित्ताशय इसका आंसर नहीं है दोस्तों। आपको बता देंगे जो पित्तरस का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, पित्तरस का जो निर्माण है वो होता है यकृत में। याद रखिएगा दोस्तों, कई जो है पित्ताशय लगाकर चले आते हैं एग्जाम में, लेकिन उनका आंसर वो गलत होता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा यकृत। ठीक है, अगला है पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? जो पित्त होता है दोस्तों जो कि यकृत से निकलता है, उसका प्रमुख कार्य कौन सा है? तो आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना पित्त का प्रमुख कार्य है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला देखिए।
मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? मानव शरीर में भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ पर होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? दोस्तों मानव शरीर में भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहारनाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम जो होते हैं आहारनाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? तो स्रावित किए जाते हैं दोस्तों ग्रहणी में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? हमें वो एंजाइम बताना है दोस्तों जो पाचक में सहायता नहीं करता है। दोस्तों पाचक एंजाइम रेनिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, लेकिन जो इंसुलिन है दोस्तों वो पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन जो है ग्नाशय से निकलता है जो कि आपकी शर्करा वगैरह को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है पाचन क्रिया में स्टोर्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाचन क्रिया में स्टोर्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों ग्लूकोज। सबसे अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, पहला इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन का जो संचय है दोस्तों कहाँ पर होता है? ये होता है दोस्तों यकृत में। ग्लाइकोजन का जो संचय होता है वो यकृत में होता है दोस्तों, दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों सिट्रीन। अमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है दोस्तों सिट्रीन। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। और कई बार जो है दोस्तों पीएच की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो पीएच की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो पीएच प्रणाली थी दोस्तों किसने इसका आविष्कार किया था, किसने खोज की थी? तो आपसे पूछ रहे थे दोस्तों, आपका जवाब होगा सोरेनसन ने। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी दोस्तों पीएच प्रणाली की। और पीएच की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन। और मानव रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना।
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन को जो है एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण बनाए रखना ही हीमोग्लोबिन का काम है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों विलियम हार्वे ने। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है दोस्तों उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है दोस्तों उसका रक्तचाप कितना होता है? तो उसका होता है दोस्तों 180 तो हाईएस्ट होता है और 80 निम्नतम होता है। 120 क्या होता है हाईएस्ट होता है और 80 क्या होता है निम्नतम होता है। मिलीमीटर एचजी यानी पारा दोस्तों, इसमें किसको मापते हैं? मिलीमीटर एचजी में इसको मापा जाता है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला देखिए, मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है दोस्तों तिल्ली। आप कई हृदय सोच रहे होंगे दोस्तों, हृदय नहीं होता है रुधिर बैंक होता है दोस्तों तिल्ली। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? प्रोटीन का जो पाचन है दोस्तों कहाँ पर होता है? तो होता है दोस्तों माशय में। प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों माशय में। याद रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। अगला है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तिल्ली में, हृदय में, अस्थि मज्जा में या यकृत में? तो मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, आरएच कारक की खोज किसने की? आरएच जो कारक है दोस्तों जिससे जो है ब्लड ग्रुप का पता लगता है, तो आरएच कारक की खोज की थी दोस्तों लैंडस्टीनर एवं वियेनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वियेनर ने जो है आरएच कारक की खोज की थी। आरएच होता है दोस्तों जिससे ऐसे ये पता चलता है कि कौन सा जो खून है, कौन सा रक्त है, वो कौन से ब्लड ग्रुप से है। तो ये कार्य जो है आरएच कारक करता है दोस्तों। और आरएच कारक की खोज की थी लैंडस्टीनर एवं वियेनर ने। याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, वर्णक जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है? वर्णक हीमोग्लोबिन कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है दोस्तों आरबीसी में। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वहाँ पर वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा।
अगला देखिए, पेस मेकर किसे कहते हैं? पेस मेकर किसे कहते हैं दोस्तों? जो गति बनाने का कार्य करता है मानव शरीर में, वो कहते हैं दोस्तों एस ए नोड को। एस ए नोड को जो है मानव शरीर में पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर होता है दोस्तों, उसका कार्य क्या होता है? ये होता है हृदय की धड़कन का प्रारंभ करना। पेस मेकर का कार्य होता है दोस्तों हृदय की धड़कन का प्रारंभ करना। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों दंत इनेमल। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दोस्तों दंत इनेमल। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। दंत इनेमल होता है दोस्तों, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, जिसके कारण जो है मानव शरीर का कठोरतम भाग दंत इनेमल होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? जो मानव मस्तिष्क होता है दोस्तों, उसको 3-4 भागों में बांटा जाता है। तो बुद्धि का केंद्र इसमें पूछा गया है दोस्तों। बुद्धि का केंद्र कहा गया है दोस्तों सेरिब्रम को। मानव मस्तिष्क में सेरिब्रम एक भाग है दोस्तों दिमाग का, मस्तिष्क का, तो उसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। चलते हैं अगले पर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों परमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों परमस्तिष्क। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो रक्त वर्ग है वो सार्वत्रिक दाता होता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबको खून दे सकता है। ऐसा रक्त वर्ग कौन सा है, ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों ओ वर्ग। जो ओ वर्ग होता है दोस्तों सार्वत्रिक दाता होता है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, श्वेत रक्त कणिका या WBC का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? सीधा आंसर बता दे रहे हैं, इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन पहला। ठीक है। अगला देखिए, मनुष्यों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्यों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं?
मनुष्य में पाए जाते हैं दोस्तों 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहाँ पर उपस्थित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लैंगरहैंस के द्वीप समूह हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो ये उपस्थित होते हैं दोस्तों अग्न्याशय में। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं वो अग्न्याशय में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर में पक्षमाभी एपिथेलियम कहाँ पर पाई जाती है। मानव शरीर में पक्षमाभी जो एपिथेलियम पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर होती है। दोस्तों आपको बता दें ये होती है ट्रैकिया में। मानव शरीर में पक्षमाभी एपिथेलियम पाई जाती है दोस्तों ट्रैकिया में। याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल दोस्तों कितना होता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिन। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों यकृत। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। निम्नलिखित में से आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस एंजाइम का नाम है दोस्तों लाइसोजाइम। आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों लाइसोजाइम। याद रखिएगा, ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, मानव मस्तिष्क में। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कौन सा हार्मोन जो है करो या मरो कहलाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एड्रेनल जो हार्मोन होता है दोस्तों उसको करो या मरो हार्मोन भी उसको कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी यहाँ पर वीडियो होती है कंप्लीट। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।